नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंतर्गत हम मांग की लोच के प्रकार पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार पर हमने अब तक अध्ययन किया। जिनमें पहला टाइप्स था मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा प्रकार था मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरे प्रकार है वह है मांग की प्रतिलोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे किस प्रकार से मांग की प्रतिलोच का मापन निर्धारण किया जा सकता है, और साथ ही हम देखेंगे किस प्रकार से मांग की प्रतिलोच क्रॉस इलास्टिसिटी के द्वारा स्थानापन्न तथा पूरक पदार्थ, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का निर्धारण किया जा सकता है। और साथ ही हम देखेंगे कि संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी भी आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों, मांग की प्रतिलोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वस्तु अक्ष के लिए वस्तु y की प्रतिलोच होगी वस्तु अक्ष की मांग मात्रा में प्रतिशत, परसेंटेज या आनुपातिक परिवर्तन अपोन वस्तु y की कीमत में प्रतिशत, परसेंटेज या आनुपातिक परिवर्तन। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, वस्तु y की वस्तु अक्ष के लिए प्रतिलोच, जहां हम ऊपर की तरफ रखेंगे वस्तु y की मांग मात्रा में प्रतिशत या परसेंटेज आनुपातिक परिवर्तन, जबकि वस्तु अक्ष की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन बटे के नीचे रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, किसी एक वस्तु की हम कीमत रखेंगे और दूसरी वस्तु की मांग मात्रा हम यहाँ रखेंगे। जबकि हमने जैसा कि आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी के तहत हमने देखा कि ऊपर वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत, परसेंटेज या आनुपातिक परिवर्तन रखा था, और आय में जो प्रतिशत या परसेंटेज आनुपातिक परिवर्तन वो नीचे की तरफ रखा था। अर्थात आय लोच के तहत हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, वो आय को रखा था। लेकिन यहाँ हम किसी एक वस्तु की कीमत को स्वतंत्र चर के रूप में रखेंगे और किसी दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन को इस प्रतिलोच, क्रॉस इलास्टिसिटी के तहत देखेंगे। इसे सांकेतिक रूप में इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अक्स अपॉन क्यू अक्स इंटू 100। ये वस्तु अक्ष की मांग मात्रा में परसेंटेज परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें डेल्टा क्यू अक्स है वस्तु अक्ष की मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, जबकि क्यू अक्स है वस्तु की अक्ष की प्रारंभिक मांग मात्रा, प्रारंभिक क्वांटिटी, जबकि डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई इंटू 100 ये है वाई वस्तु की कीमत में होने वाले परसेंटेज परिवर्तन। इसको सरल करेंगे तो हम इस प्रकार से देखेंगे, ईसी यानी क्रॉस इलास्टिसिटी बराबर पी वाई अपॉन क्यू एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ वाई वस्तु की कीमत को रखेंगे तब इस प्रकार से होगा, एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की मांग मात्रा, क्वांटिटी, डेल्टा क्यू वाई अपॉन डेल्टा पी एक्स। तो दोनों ही तरीके से हम इसको रख सकते हैं। जबकि हमने जब आय लोच रखी थी इनकम इलास्टिसिटी के तहत, हमने यहाँ वस्तु की इस प्रकार से हमने इसकी लोच का निर्धारण किया था। यहाँ हमने उपभोक्ता की आय, इनकम को रखा था, क्योंकि हमने आय को वहाँ स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में रखा था। जबकि यहाँ हम ले रहे हैं वाई वस्तु की कीमत दोनों तरफ, और यहाँ हम ले रहे हैं अक्ष वस्तु की मांग मात्रा। तो इस प्रकार हमारे सामने क्रॉस इलास्टिसिटी का मेथड, सूत्र निकल कर आ रहा है, और इससे संबंधित प्रश्न हमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा हम करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ एक वस्तु कॉफ़ी है और एक वस्तु चाय है। यहाँ कॉफ़ी को हम वाई वस्तु के रूप में रखेंगे और चाय को हम अक्ष वस्तु के रूप में रखेंगे। तो कॉफ़ी की कीमत 4 रुपये प्रति 100 ग्राम से बढ़कर 5 रुपये प्रति 100 ग्राम हो जाए, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा चाय की मांग 6000 ग्राम से बढ़कर 8000 ग्राम हो जाए, तो चाय की कॉफ़ी के लिए प्रतिलोच क्या होगी। तो इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमने देखा कि क्रॉस इलास्टिसिटी का सूत्र पी वाई अपॉन क्यू एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई। तो यहाँ वाई वस्तु अर्थात कॉफ़ी की प्रारंभिक कीमत कितनी है, 4 रुपये। कॉफ़ी की कीमत में होने वाला परिवर्तन जो कि 5 रुपये हो गई थी, इसलिए 5 - 4 यानी 1। इस प्रकार चाय की कीमत, चाय की
मांग मात्रा क्वांटिटी प्रारंभिक है वो 6000 ग्राम है और कितने का परिवर्तन हुआ 8000 माइनस 6000 यानी 2000 ग्राम। तो इस प्रकार हम इस सूत्र के अंतर्गत ये मान रखेंगे पी वाई का है वो यहाँ रखा 4, क्यू एक्स का 6000 और डेल्टा क्यू एक्स का 2000 और डेल्टा पी वाई का 1, और इसको सरल किया तो हमारे सामने जो प्रतिलोच है क्रॉस इलास्टिसिटी है वो प्राप्त हुई 1.33। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारी प्रतिलोच है वो हमें धनात्मक प्रतिलोच को हम आड़ी लोच या तिरछी लोच भी बोल सकते हैं, जो हमें यहाँ प्राप्त हुई है धनात्मक। चूँकि चाय और कॉफ़ी एक स्थानापन्न वस्तु है और हम देखते हैं कि अगर कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होगी, कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होगी, ऐसी स्थिति में कुछ उपभोक्ता कॉफ़ी के स्थान पर किसको खरीदने लग जाएंगे, चाय को। इसका मतलब चाय की मांग मात्रा क्वांटिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ हम देखेंगे जो स्थानापन्न वस्तु है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं उनकी प्रतिलोच है वो क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और भी इससे संबंधित किस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि दो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की प्रतिलोच कैसी होती है, धनात्मक पॉजिटिव होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्थानापन्न वस्तुओं की प्रतिलोच क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसको पीसीसी द्वारा किस प्रकार से हम समझेंगे, पीसीसी को किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं उसकी चर्चा हमने अधिमान वक्र विश्लेषण इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के तहत विस्तार से चर्चा की थी। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे वहाँ उससे देखें। फिर से एक बार हम यहाँ चर्चा करें किस प्रकार से हम यहाँ प्रतिलोच का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम देखें कि यहाँ हमने वाई वस्तु रखा है और यहाँ एक्स वस्तु रखा है। ये ए बी प्रारंभिक बजट लाइन है, ठीक है, और ये आई सी प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है। ई बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और यहाँ अक्स वस्तु की ओ अक्स मात्रा का और वाई वस्तु की ओ वाई मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। अब अक्स वस्तु की प्राइस में कमी होगी, कीमत में कमी होगी, तो ये बजट लाइन कौन सी स्थिति में आ जाएगी, ए बी वन स्थिति में आ जाएगी, जिसकी भी हमने जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के तहत कीमत रेखा के बजट लाइन के विवर्तन के तहत हमने इसको भी पढ़ा था। इसलिए उपभोक्ता एक ऊंचे इंडिफरेंस कर्व IC1 के एफ बिंदु पर साम्य की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार इस ई और एफ को मिलाएंगे तो ये पीसीसी हमें प्राप्त होगा जो कि ऋणात्मक ढाल का प्राप्त होगा। और यहाँ हम देखें कि वाई वस्तु की मात्रा घटकर OY1 हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अक्स वस्तु की कीमत में कमी हुई, उसकी फलस्वरूप यहाँ वाई वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी में उपभोग मात्रा में क्या हुई है, कमी हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम के अंतर्गत, तो ये अक्स और वाई वस्तु दोनों एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तु है और स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में जो पीसीसी है हमने यहाँ देखा ऋणात्मक ढाल का है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ हमारे सामने भ्रम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम प्रतिलोच की बात कर रहे हैं वो तो धनात्मक है, लेकिन यहाँ पीसीसी है वो हमें किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक नेगेटिव स्लोप का प्राप्त हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखना। फिर हम बात करें कि दो पूरक पदार्थ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्रतिलोच वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। तो कहने का मतलब क्या है, पूरक वस्तुओं में किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में क्वांटिटी में क्या होगी, कमी होगी, अर्थात दोनों में विलोम ऑपोजिट संबंध होता है, जैसा कि इस डायग्राम के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये PL प्रारंभिक बजट लाइन है और IC1 प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, जो कि Q बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, जहाँ X वस्तु की OX1 मात्रा और Y वस्तु की OY1 मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। X वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप बजट लाइन PL1 स्थिति में आ जाती है और उपभोक्ता ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है और R बिंदु पर साम्य की स्थिति में है, जहां X की और Y की दोनों मात्राओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पीसीसी हमें इस प्रकार का प्राप्त हुआ है जो कि पॉजिटिव स्लोप का है। लेकिन हम यहाँ देखें कि अक्स वस्तु की कीमत में कमी हुई है और इसका पता किस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि बजट लाइन का एल बिंदु आगे की तरफ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्स वस्तु की कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है,
फलस्वरूप वाई वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरक पदार्थ हैं दोनों, क्योंकि जैसा कि हम दो पूरक पदार्थ को पकड़ के रखें, कोई भी जैसे कार और पेट्रोल रखें, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कार की जो डिमांड है वो क्या होगी, घटेगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ी इसलिए पेट्रोल की भी डिमांड घटेगी और कार की भी डिमांड घटेगी। अगर पेट्रोल की कीमत घट गई तो निश्चित रूप से कार की डिमांड में वृद्धि होगी। इस प्रकार हम स्याही और पेन का भी उदाहरण रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि दो पूरक पदार्थों के मध्य प्रतिलोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब हम देखें एक और यहाँ से, यद्यपि हमने देखा पूरक वस्तुओं के बीच जो प्रतिलोच है वो ऋणात्मक नेगेटिव होती है, किंतु ऋणात्मक प्रतिलोच केवल पूरक वस्तुओं की स्थिति में होगी, ये कहना गलत होगा। ये तब भी संभव हो सकता है जब आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट जो नेगेटिव हो और जो कि प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या हो, शक्तिशाली भी हो। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जैसे हमने गिफिन वस्तुओं की स्थिति में देखा था, तो वहाँ हमने देखा कि आय प्रभाव नेगेटिव था और प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या था, प्रबल था, स्ट्रोंग था। जैसा कि हम यहाँ देखें कि ये PL प्रारंभिक बजट लाइन है और IC1 प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, Q बिंदु पर साम्य में है। यहाँ अक्ष की OX1 मात्रा और यहाँ OY1 मात्रा। जब अक्ष वस्तु की कीमत में कमी हुई, ये बजट लाइन इस स्थिति में आ गई और ऊंचे इंडिफरेंस कर्व यहाँ चले गए। तो हम यहाँ देखें कि इस Q और T को मिलाएंगे तो PCC हमें पीछे की ओर मुड़ता हुआ प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका ये तब संभव हुआ जब आय प्रभाव स्ट्रोंग है, किसकी अपेक्षा, प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा, और ऋणात्मक है। दोस्तों ये हमने जब हिग्स और स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन किया था, वहाँ हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। एक बार पुनः आपसे अपील है कि जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे वहाँ अवश्य देखें, वहाँ इसको हमने विस्तार से अध्ययन किया है। फिलहाल यहाँ आप सब समझिए कि आय प्रभाव ऋणात्मक और साथ ही वो प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक स्ट्रॉन्ग होने की स्थिति में भी यहाँ प्रतिलोच क्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। इसलिए पूरक पदार्थों की प्रतिलोच तो ऋणात्मक होती है, लेकिन हम यूं कहें कि प्रतिलोच ऋणात्मक, इसका मतलब पूरक वस्तुएं होंगी, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आय प्रभाव के कारण भी ये संभव हो जाता है। और एक है शून्य, यानी प्रतिलोच कब हो, शून्य हो। ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होगी। हम देखते हैं कि ये प्रारंभिक बजट लाइन, ये प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, और ये जब अक्ष वस्तु की कीमत में कमी हुई ऐसी स्थिति में, और ये PCC हमें वर्टिकल अक्ष के समानांतर प्राप्त हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अक्ष वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप हम देखें हवाई वस्तु की मांग मात्रा, उपभोग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या है, शून्य। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि वायु वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत या परसेंटेज परिवर्तन अपॉन अक्ष वस्तु की कीमत में परसेंटेज परिवर्तन, अक्ष वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन वायु वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी क्या प्राप्त होगी, शून्य प्राप्त होगी। और ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होगी, स्वतंत्र होगी। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों आपसे और भी इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ हम देखिए कि मान लीजिए कॉफ़ी की मांग फलन चाय की कीमत के प्रति निम्न प्रकार दिया हुआ है। किसका मांग फलन दे रखा है, कॉफ़ी का दे रखा है। मांग की प्रतिलोच ज्ञात करनी है जब चाय की कीमत 50 रुपये प्रति 250 ग्राम से बढ़कर 60 रुपये प्रति 250 ग्राम, किसकी, चाय की। ठीक है, तो बताना है कि ये दोनों वस्तुएं प्रतिस्थापक है या पूरक कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ आपको ये मांग फलन दे रखा है जहाँ QC है कॉफ़ी की मांग फलन है और PT है चाय की कीमत है। अब हम देखें कि यहाँ किस प्रकार से इसको हल कर पाएंगे उसकी हम चर्चा करते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी का सूत्र हमारे सामने निकल कर आता है PT अपॉन QC इंटू DQC अपॉन DPT। ये अवकलन रूप में है क्योंकि हमें ये समीकरण के रूप में दिया हुआ है। यहाँ PT यानी जो कि चाय की प्रारंभिक कीमत कितनी है, 50 रुपये है। इसका मतलब इसके अंदर हम इस PT का मान 50 रुपये रखेंगे तो हमारे सामने ये निकल कर आएगा 225।
इसके बाद हम इस समीकरण का, इस QC का हम क्या करेंगे, PT के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये प्राप्त करने के लिए इस सूत्र के अंतर्गत dQC/dPT का मान प्राप्त करने के लिए क्या किया हमने, इस समीकरण का, इस फलन का हमने, मांग फलन का क्या किया, PT के सापेक्ष अवकलन किया। तो 100 का क्या होगा, 0, क्योंकि ये अचर पद है, ठीक है। और यहाँ PT का PT के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 होगा और हमें यहाँ प्राप्त होगा 2.5। अब हमने मान रखा PT का कितना है 50, ये रहा 50। QC का मान कितना है 225, ये रख दिया। और dQC/dPT का मान कितना आया 2.5। दोस्तों ये 2.5 कैसे आया, एक बार पुनः मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि इस QC का हमने PT के सापेक्ष अवकलन किया है। अवकलन किस प्रकार से करते हैं उसकी भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल आप जानिए कि किसी भी चर का, वेरिएबल का उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, उसका मान क्या होता है 1 होता है। यानी PT का PT के सापेक्ष अवकलन 1, और ये जो अचर पद है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन हमेशा 0 होता है। इस प्रकार इसको हम सरल करेंगे तो हमारे सामने ये क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी आई, 0.5 आई और धनात्मक है। तो इस प्रकार हम कहेंगे दोनों वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापक है। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और भी इससे संबंधित हम देखें कि यहाँ आपको 2 मांग फलन दिए हुए हैं, एक तो x1 वस्तु का और एक है x2 वस्तु का, और ये हमें बताना है कि ये दोनों वस्तुएं पूरक हैं या प्रतियोगी है। दोस्तों पहले तो हम इस x1 का ज्ञात करें, तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्रॉस इलास्टिसिटी हमें क्या प्राप्त होगी। इसको अपन P1 के सापेक्ष, यहाँ मांग मात्रा तो x1 की रखेंगे और कीमत किसकी रखेंगे, P1, दूसरी वस्तु की P2 की रखेंगे, दूसरी वस्तु की कीमत रखेंगे। तब क्या निकल कर आएगा हमारे सामने, P2/x1 dx1/dP2। तो दोस्तों इस समीकरण में ये मान हमें दिया हुआ नहीं है, P2 का मान नहीं, P1 का हमें दे नहीं रखा, परंतु हम इससे इसका निर्धारण कर सकते हैं dx1/dP2। कहने का मतलब इस x1 का हम P2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ इस 5 का तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये अचर पद है, कांस्टेंट है। और इसमें P1 में, इसमें P2 नहीं है तो इसका भी 0, और P2 का P2 के सापेक्ष क्या होगा 1, ठीक है। और ये किसका होगा, प्लस का। इसका मतलब इस dx1/dP2 क्या होगा, प्लस का 1 होगा। इसका मतलब ये पूरे समीकरण, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन दूसरे का हम देखें, दूसरे का क्या होगा, हम देखते हैं P1, क्योंकि मांग मात्रा वो तो रखेंगे x2 की और कीमत किसकी रखेंगे, P1 की। तो P1/x2 dx2/dP1। अब हम इस x2 का P1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम देखें कि ये इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि 8 का तो क्या हो गया, 8 तो कांस्टेंट है इसलिए इसका 0, और इसमें -3 P2 में P1 नहीं है, इसका भी 0। लेकिन यहाँ हम देखें -2 P1 का, तो P1 के सापेक्ष P1 का 1, और क्या निकल कर आएगा इसका मान dx2/dP1 का -2। इसका मतलब इस पूरे सूत्र का मान क्या निकल कर आएगा, माइनस निकल कर आएगा, जबकि पहले वाले का प्लस निकल कर आ रहा है। तो हम देखें कि इसका तो प्लस आ रहा है, इसका माइनस आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये न तो पूरक होगी न प्रतियोगी होगी, क्योंकि एक के अंतर्गत तो क्रॉस इलास्टिसिटी माइनस आ रही है और एक के अंतर्गत क्या आ रही है, प्लस आ रही है। तो इसलिए हम कहेंगे ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होगी। अगर इसका भी ऋणात्मक आता और इसका भी ऋणात्मक आता, दोनों का, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों पूरक होती, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती, और दोनों प्लस आते तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि दोनों क्या होते, प्रतिस्थापक होती। तो इस प्रकार से भी आपसे यहाँ प्रतिलोच से संबंधित, क्रॉस इलास्टिसिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्रॉस इलास्टिसिटी पर चर्चा की है। इससे संबंधित प्रश्न हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा की है। 1-2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, बिल्कुल इससे संबंधित आपसे प्रश्न सरल होंगे। यहाँ से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि दो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की प्रतिलोच कैसी होती है, दो पूरक वस्तुओं की प्रतिलोच किस प्रकार की होती है। इनको दोस्तों थोड़ा विशेष ध्यान में आपको रखना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।